अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और मार्केट रेशियोज के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको समझाने के लिए हमने ईयर 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो डेटा था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए था। तो क्वेश्चन 3 के अंदर ही एग्जामिनर ने कहा कि ये क्वेश्चन 2 के डेटा को, यानी कि जो कि असल में कैश फ्लोज के लिए था 2 साल का डेटा, उसको यूज करते हुए आप ये रेशियोज कंप्यूट करें। ठीक है ना, यानी कि ये सेम डेटा है, इसी से उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को भी बोला और उसी के अगले क्वेश्चन में कुछ रेशियोज निकालने को बोला। ठीक है जी। तो देखते हैं कि वो इस क्वेश्चन में हमें किस तरीके का डेटा दे रहा है और कौन कौन से रेशियोज निकालने को बोल रहा है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन को समझने में मुश्किल होती है तो उनके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शोन बिलो आर कंपेरेटिव कंपेरेटिव 2 साल बैलेंस शीट मोइन कंपनी की एज ऑन दिसंबर 31 मौजूद है आपके पास। 2014 और 2015 का डेटा मौजूद है आपके पास। एसेट्स एंड इक्विटीज का कैश आपके पास 22,000 था, अब 68,000 है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल 76,000 था, अब 88,000 है, इसका मतलब आपने क्रेडिट पर माल ज्यादा बेचा है। आपकी कैश कलेक्शन में जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट ने सुस्ती दिखाई है। उसके बाद इन्वेंट्री 189 की थी, अब 167 की है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन्वेंट्री ज्यादा बेची है। लैंड आपके पास 1 लाख की थी, अब 80,000 की हो गई। डेप्रिसिएशन तो लैंड पर होता नहीं, इसका मतलब ये है कि 20,000 का आपने लैंड का पार्ट सोल्ड आउट किया है। इक्विपमेंट आपके पास 2 लाख के थे, 260 के हो गए, इंक्रीज हुए 60,000 का। ठीक है जी। और 32,000 डेप्रिसिएशन था, अब 66 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर इंक्रीज हुआ। बहरहाल तो टोटल एसेट आपके पास 5,55,000 के थे, तो टोटल एसेट में इजाफा हुआ है 5,97,000 के अब हो गए। इक्विटीज की बात करें तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी जो थी वो 43,000 की थी, अब 39 की है, कम हुई है, आपने पे की है। बॉन्ड्स पेबल आपके पास 2 लाख के थे, अब 150 के हैं, तो ये भी पे कर दिए होंगे। 174 का आपका शेयर कैपिटल था, अब 216 का हुआ है, इसका मतलब न्यू शेयर्स आपने इशू किए हैं। रिटेन अर्निंग आपके पास 138 की थी, अब 192 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। ओके जी। कैश डिविडेंड ऑफ 39,000 वर डिक्लेयर्ड एंड पेड। इस बार आपने शेयर होल्डर को 39,000 के जो कैश डिविडेंड्स हैं वो डिक्लेयर किए और पे किए। ठीक है जी। रिक्वायर्ड में आपको कहता है फॉर बोथ ईयर, दोनों सालों के लिए, यानी कि 2014 और 2015 के लिए आप क्विक रेशियो भी कंप्यूट करें। ठीक है जी। करंट रेशियो जो कि दोनों लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है, डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो जो कि सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, और बुक वैल्यू पर शेयर बताएं जो कि मार्केट रेशियो का पार्ट है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले कुछ बेसिक कंप्यूटेशन कर लेते हैं, जैसे कि टोटल लायबिलिटीज की या जस्ट करंट लायबिलिटीज की आप कर लें। टोटल लायबिलिटीज की इसलिए कि डेट रेशियो हमें चाहिए। ठीक है जी। और टोटल एसेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो 2014 का डेटा और 2015 का डेटा, अकाउंट पेबल 39,000 था 2015 में और बॉन्ड्स पेबल 150,
और कोई लाइबिलिटी नहीं प्लस किया तो टोटल लाइबिलिटीज ऑफ 2015 आर 1,89,000. Account payable in 2014 is 43,000 and bonds payable is 2,00,000. Total liabilities for 2014 year is 2,43,000. Then you have to compute the amount of current assets. In 2015, your cash balance is 68,000. Account receivable is 88,000. तो आपके पास टोटल क्विक एसेट कितने हो गए 156,000. Then add merchandise inventory. Then your total current asset will be 3,23,000 for 2015. Okay जी. तो 2015 के लिए आपके पास टोटल करंट एसेट का बैलेंस कितना है 3,23,000. इसी तरीके से 2014 के लिए योर कैश बैलेंस इज 22,000. 76,000 is your account receivable. Total quick assets are 98,000. Then add merchandise inventory to total current asset. Your current asset amount is 2,87,000 rupees. Now compute total shareholder equity. In 2015, your ordinary share capital amount is 2,16,000 and your retained earning is 1,92,000. So the total shareholder equity in 2015 is 4,08,000 rupees. And in 2014, ordinary share capital amount is 1,74,000 and retained earning accounts are 1,38,000 and total shareholder equity is 3,12,000. ठीक हो गया. तो 3,12,000 2014 का टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और 4,08,000 2015 का शेयर होल्डर इक्विटी आ गया. सो जो बेसिक कंप्यूटेशन हमें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई. यहाँ पर हम रेशियोज निकालेंगे 2015 के लिए और 2014 के लिए. ठीक है जी. यहाँ पर आंसर हमारे पास 2014 के होंगे और यहाँ 15 के होंगे. सबसे पहले क्विक रेशियो निकालेंगे. क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो 2015 में क्विक एसेट कितने थे 156,000 के जो कि अभी हमने कंप्यूट किए. करंट लायबिलिटी अकाउंट पेबल ही थी 39,000. तो ये क्विक रेशियो कितना आया 4:1. 2014 में क्विक एसेट थे 98,000 के और लायबिलिटी थी 43,000 की यानी कि 15 के मुकाबले में ज्यादा थी. तो आपके पास आया कितना 2.28:1. इसका मतलब क्या हुआ कि 2015 का जो क्विक रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है 2014 के मुकाबले में. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2.28 है और ये 4 है यानी कि आपके पास पहले 1 रुपए की लायबिलिटी को सिंपल अल्फाज में बोले तो 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास 2.28 रुपीस के क्विक एसेट मौजूद थे. अब 4 रुपए के मौजूद हैं. उसका रीजन क्या है हम चलते हैं पीछे. उसका रीजन ये है कि आपके क्विक एसेट्स में इजाफा है. कैश आपका इंक्रीज हुआ है और बहुत ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हुआ है. ठीक है जी. क्योंकि वो एक क्विक एसेट है और आपकी इन्वेंट्री भी सोल्ड आउट हुई है. ठीक है जी. उसके बाद करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ओके जी. करंट एसेट टोटल कितने थे 2015 में 3,23,000. करंट लायबिलिटी 39,000 ही है. रेशियो निकाला तो 8.28 हो गया. ठीक है जी. और यहाँ पर 2014 में 287 करंट एसेट थे 43,000 करंट लायबिलिटीज. तो रेशियो कितना था 6.67. इसका मतलब क्या हुआ 2014 के मुकाबले में आपका करंट रेशियो 2015 का ज्यादा है. वो किस वजह से कि आपके करंट एसेट्स में इजाफा हुआ है. आपका रिसीवेबल भी बढ़ा था आपका कैश भी बढ़ा था और ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज भी 2015 के अंदर कम हुई थी जिसकी वजह से आपका करंट रेशियो ज्यादा आ रहा है. उसके बाद डेट रेशियो की बात करें तो डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. तो टोटल डेट टोटल लायबिलिटीज 189,000 थी आपके पास 2015 में. टोटल एसेट जो थे वो 597 थे.
तो रेशो निकाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेट होल्डर का जो रेशो है टोटल एसेट में वो 32% है, यानी कि 0.32। और 2014 की बात करें तो 243 टोटल डेट था और एसेट जो थे वो 555 थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 44% हिस्सा जो था आपके बिजनेस में वो क्रेडिट होल्डर्स का था, ठीक है ना, डेटर्स का था। तो अब जो हुआ है वो कम हुआ है, यानी कि आपकी इक्विटी ज्यादा इंक्रीज हुई होगी, जिसका आपको आगे रेशो में पता लग भी जाएगा। इक्विटी रेशो निकालते हैं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 2015 की कितनी थी, 4,08,000 रुपए, डिवाइड किया टोटल एसेट 5,97,000 था उधर, तो आपके पास 0.68 आ गई, यानी कि 68% इक्विटी आपकी है, शेयर होल्डर की है बिजनेस के अंदर। और 2014 में कितनी थी, 3,12,000 डेट था, 555 एसेट था, डिवाइड किया 56% आपके पास इक्विटी थी शेयर होल्डर की, उसके मुकाबले में अब इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने लाइबिलिटीज वगैरह पे कर दी थी, सेटल डाउन कर दिया था मामला, और उसके बाद आपने न्यू शेयर्स भी इशू किए थे, और उसके अलावा आपके पास इनकम भी ज्यादा जनरेट हुई थी, जिसकी वजह से आपकी शेयर होल्डर इक्विटी इंक्रीज हुई थी। ओके जी। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर इक्विटी आपके पास 4,08,000 रुपए थी 2015 में। नंबर ऑफ शेयर 21,600, ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर जो 2,16,000 का शेयर कैपिटल था और 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10 से डिवाइड करवाया तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट गया, जिसकी वजह से आपके पास रेशो क्या आया, 2,21,600। और इसी तरीके से इसकी बात करें, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 17,400 ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास कितने थे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 2014 के अंदर 17,400, और 21,600 आपके पास 2015 के थे, ठीक है ना। ये वहां से मैंने कंप्यूट करके लिया है, ठीक है जी। तो डिवाइड किया शेयर होल्डर इक्विटी से 21,600, जो कि 2014 के मुकाबले में इजाफी न्यू शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए थे, इंक्रीज हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यू भी इंक्रीज हुई आपकी, जबकि 3,12,000 शेयर होल्डर इक्विटी आपके पास 2014 में थी, और 17,400 आपके पास क्या थी, नंबर ऑफ शेयर्स थे किसमें, 2014 में। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना है, 17.93 रुपीज, यानी कि बुक वैल्यू एक शेयर की आपके पास 2014 में कितनी थी, 17 रुपए 93 पैसे, ठीक है जी। और 2015 में कितनी हो गई, इंक्रीज होकर 18.89 रुपीज की हो गई, ठीक है जी। वो किस वजह से हुई कि एडिशनल शेयर्स इशू किए, अर्निंग आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है जी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको लॉजिक्स के साथ, रीजनिंग के साथ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।